All right. So when you're starting off with the idea of dynamics, right? So dynamics basically is a part of kinetics. See, you'll be studying motion, but this time you'll be studying motion with respect to forces as well. अब इसमें आप force, mass इन चीजों को भी include करना शुरू कर दोगे. Dynamics में यही चीज है कि you're studying motion by considering the cause of motion as well. जो चीज movement cause कर रही थी उसे भी समझ लेना. तो अगर यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को शुरू करें तो डायनामिक्स में जो कॉन्सेप्ट हमारा हम अपने पास एएस में इस बार जिक्र कर रहे होंगे उसमें हम बात करेंगे मोमेंटम की. सही है. और उसके क्या लोगे सर्कमस्टांसेस की कि भाई मोमेंटम क्या है, किस तरह से कंसीडर हो रहा होता है, कहाँ पे कैसी मूवमेंट होती है, इन सब चीज़ों की. न्यूटन के लॉज भी समझ लो डायनामिक्स में आते हैं, लेकिन मैं न्यूटन के लॉज को फोर्सेस के साथ थोड़ा सा रिलेट करता हूँ क्योंकि फोर्सेस पढ़ाते हुए तमाम केसेस और इन सब चीज़ों को मैं उसी के अंदर इंक्लूड करूँ. अभी मैं यहाँ पे मोमेंटम के ऊपर जो सॉरी नेट का कोई इशू आया होगा आई सपोज. So we'll be starting up with the idea of momentum. So the very first thing that I'm going to ask you before I start explaining momentum, have you ever heard the word momentum before? Have you सुना ये word momentum? So आपके अलावा स्टडी करते हुए क्या चीज? फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स जब निकाल रहे होते थे ना एसआई बेस यूनिट्स में, तब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सर ने, क्योंकि फोर्स से रिलेटेड है ना मोमेंटम. ठीक है. फोर्स या वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है या समथिंग लाइक दिस, या मास या वेलोसिटी का. चलो ठीक. चलो वो तो खैर डेफिनेशन है, लेकिन एटलीस्ट कभी ना कभी किसी ना किसी ने ये वर्ड सुना ही होता है. सही. हाँ, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड इन नॉर्मल इंग्लिश. तो बिलाल नॉर्मल इंग्लिश में मोमेंटम कहाँ इस्तेमाल होता हुआ देखा है? इस वर्ड का कहीं इस्तेमाल होता हुआ कहीं नॉर्मल इंग्लिश के अंदर सुना हो? क्योंकि फिजिक्स तो बात की बात है, अभी तो मैं सिर्फ जनरल इसमें जानना चाह रहा हूँ कि समवन इफ यू नो व्हाट इज मोमेंटम, इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट मोमेंटम इज, तो फिर ये है उसको हम फिजिक्स से भी रिलेट करें. ठीक है. देखो मोमेंटम अक्सर जो वर्ड होता है ना, कहा जाता है कि भाई एक मैच चल रहा है. सही है. अगर उस मैच में एक टीम हार रही होती है, गलतियां कर रही होती है, तो अक्सर कमेंटेटर्स बोलते हैं भाई द टीम इज लूजिंग मोमेंटम. सही है. टीम का मोमेंटम टूट रहा है. कोई टीम बहुत अच्छा खेलना शुरू हो जाए, एकदम से अपना प्ले अपना गेम बहुत इंप्रूव कर ले, तो जो आपका जो वो होता है कमेंटेटर होता है वो कहता है द टीम इज गेनिंग मोमेंटम. सही. तो ये जो वर्ड है मोमेंटम, ये असल में एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि प्रोग्रेस से रिलेटेड कुछ बता रहा हो कि भाई ये टीम का मोमेंटम लूज हो रहा है, टीम का मोमेंटम गेन हो रहा है. अगर डेफिनेशन के लिहाज से देखो ना फिजिक्स में, अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity of body. Yeah, क्या momentum? It is the product of mass and velocity of the body. This is how you define it. लेकिन असल चीज इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि मोमेंटम है क्या. मोमेंटम को समझने का एक सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका, अगर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो वह है कि it tells you about the strength of motion. अगर कोई चीज चल रही है तो वो कितनी ताकत से चल रही है. अगर वो चीज आपको आके हिट करती है तो वो कितनी ताकत से हिट करेगी, उसमें कितनी मोशन मौजूद है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है मूवमेंट. अगर उसको चलते हुए अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो कितना मुश्किल. मोमेंटम इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे. इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन. इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ, और कुछ जगहों पे कहा जाता है क्वांटिटी, लेकिन मेरे लिए समझने में ज्यादा आसान होता है स्ट्रेंथ ऑफ मोशन. टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, तो चीज कितनी ताकत से चल रही है. तो मिसाल देता हूँ, जिस टीम का मोमेंटम लूज हो रहा होता है, वो क्यों बोलते हैं उसका मोमेंटम लूज हो रहा है?
इसलिए बोलते हैं उसका मोमेंटम लूज हो रहा है, क्योंकि वो टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती, उसको अपने रास्ते से हटाना आसान होता है, वो अगली टीम को ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रही होती। और जिस टीम का मोमेंटम बढ़ रहा होता है, टीम विच इज गेनिंग मोमेंटम, वो काफी फोर्स के साथ गेम में आगे बढ़ रही होती है, उसको रोकना मुश्किल है। फुटबॉल मैच चल रहा है तो वो गोल पे गोल मार रही हो, हम कहते हैं इसका मोमेंटम कह लो कि बढ़ गया। या अगर कोई टीम है कंसिस्टेंटली प्ले कर रही है, तो बोलेंगे भाई एक मेंटेन्ड है इसका मोमेंटम, कंसिस्टेंट है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, मोमेंटम के साथ चल रहा है, रिथम बना हुआ है इसका, ऐसी क्लेम्स आती है। तो मोमेंटम मूवमेंट की ताकत को बताता है कि वो चीज अगर आपको आके हिट करेगी, आपको वो कितना नुकसान दे सकती है, ये चीज बताती है मोमेंटम की वैल्यू। तो जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो इसीलिए बनाया गया है, क्योंकि किसी चीज की मूवमेंट की अगर स्ट्रेंथ जानना चाहते हो, तो वो सिर्फ उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, वो उसके मास पे भी डिपेंड कर रही है। क्योंकि एक हल्की चीज भी अक्सर बड़ा नुकसान दे सकती है, और एक भारी चीज से भी बहुत कम नुकसान हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई अगर एक गाड़ी है, हैंड ब्रेक उसका नहीं लगा हुआ था, आपने हल्का सा उसको धक्का दे दिया, सही, आगे कोई बंदा खड़ा हुआ था, उसके पैर पे आगे गाड़ी लग गई, तो क्या उसका पैर थोड़ी टूट जाएगा? हल्का सा धक्का दिया, वो आके आपकी पैर को टच करा, आप बोलोगे भाई इसका हैंड ब्रेक खींचो, एक गाड़ी गिर रही है आगे की, सही। लेकिन एक छोटा सा पत्थर खींच के मारो किसी ने, तो जिसका तुम्हें हो गया यार बदला लेना, पत्थर उठाओ, खींच के उसके दो, जाके लगे उसके, ठीक है ना? तो उसका मास गाड़ी के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन जो नुकसान वो पत्थर देगा ना, वो नुकसान वो गाड़ी नहीं दे सकती। तो हालांकि मासेस डिफरेंट है, लेकिन डैमेज एक हल्के मास ने किया बनिस्बत एक लार्जर मास। तो इसीलिए मोमेंटम के अंदर मास और वेलोसिटी दोनों को इंक्लूड किया, ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। इसका एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह लो, या अभी एक चीज पढ़ाऊंगा आपको मैं, न्यूटन सेकंड, ये दोनों एक ही चीज है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह दिया जाए इसको, या न्यूटन सेकंड कह दिया जाए, मीन्स द सेम। अब जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, सही। पी इज मोमेंटम, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट होता है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है, डायरेक्शन होती है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी मौजूद है, स्पीड नहीं है, इस वजह से वेलोसिटी होने की वजह से ये क्वांटिटी वेक्टर बन जाता है। बिल्कुल। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोल होते हुए आगे जा रहा है, इसका मास 2 किलोग्राम्स है और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड, तो उसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या बोल दो 20 न्यूटन सेकंड। इसी तरह सही, कोई छोटा सा स्टोन है, टेबल फेंका गया, इसका मास कम है, 0.2 किलोग्राम से, तो अब अगर इसका मास 0.2 किलोग्राम से, तो इसकी वेलोसिटी को अगर हम देखें, लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा है इसकी वेलोसिटी। अगर इसको हम देखें, मास इंटू वेलोसिटी 0.2 इंटू 100, इसका मोमेंटम भी 20
न्यूटन्स सेकेंड या 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आया। इसका मतलब एक 2 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और एक 0.2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मतलब मास में 10 गुना कम है लेकिन वेलोसिटी 10 गुना ज्यादा है। ये दोनों आपको बराबर का डैमेज देंगे। ये दोनों अगर आपसे टकराए तो आपको इक्वल डैमेज मिले, बराबर का नुकसान होगा। इन दोनों की स्ट्रेंथ ऑफ मोशन एक जैसी है। वरना तो ये ऐसी मिसाल है कि हल्की सी गाड़ी चलती हुई आ रही हो और एक साइकिल वाला भगाता हुआ आ रहा हो, टकराने से दोनों का बराबर नुकसान होगा आपको। वो भगाता हुआ साइकिल वाला आपसे आकर हिट कर जाए या वो आपका जो कह रहे कि गाड़ी वाला है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो में रिवर्स कर रहा था और आपसे टकरा जाए, इट विल गिव यू एन इक्वल डैमेज। तो ये चीज याद रखना, momentum is directly proportional to mass and also velocity. Large mass with less velocity, right? Large mass with less velocity or less mass with large velocity can cause similar damage as they can have similar momentum. ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब जरा चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। सही, बिलाल उसके अंदर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर चेंज इन मोमेंटम देखा जाए ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे समझाया जाता है, ये देखते हैं। अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, आपका बेटा बिलाल आपके सवाल का जवाब भी इसमें मिल जाएगा। जो आप डायरेक्शन वाली बात कह रहे हैं उसमें एग्जैक्ट लिखने की कैसे जरूरत नहीं पड़ती और कब जरूरत पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी, ये भी हम इधर देख लेते हैं। तो भाई इमेजिन कीजिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट था और ये मूव करता हुआ जा रहा है। सही, इसका मास m, ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v। सही, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और लेट्स से इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 8 मीटर्स पर सेकंड। जो मास है वो 200 ग्राम। सही, मैं बोलता है मोमेंटम का चेंज निकालिए। जनरल फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी चीज किसी भी चीज का मोमेंटम अगर आप चेंज करना चाहें या किसी भी चीज का चेंज ही निकालना हो आपने इन शॉर्ट, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। तो भाई चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किया जाएगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mu। मास हो गया 0.2, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। फाइनल वेलोसिटी 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5, ये आपके पास हो गया चेंज इन मोमेंटम 0.2 into 3।
that is 0.6 newtons. 0.6 न्यूटन सेकेंड्स. चेंज इन मोमेंटम आ गया. अच्छा, ये आएगा पॉजिटिव में आ रहा है, सही है, क्योंकि वेलोसिटी से आपने डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रीट की हुई थी यहाँ पे सारी. एक मिनट. अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारी वेलोसिटीज जो थी वो पॉजिटिव थी सारी की सारी. तो हमने यहाँ पे ट्रीट किया कि भाई पॉजिटिव ये वाली वेलोसिटी भी, पॉजिटिव ये वाली वेलोसिटी भी, डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ट्रीट की, इसलिए हमारे पास इसका आंसर आया. अब आगे बढ़ते हैं. इसी तरह के सिमिलर केस, वही मास, it was traveling initially, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई लेट्स से 6 मीटर्स पर सेकंड. मास इसका वही 200 ग्राम्स. अब अगर मैं इसका चेंज इन मोमेंटम निकालूं, ये भी फाइनल माइनस इनिशियल से ही निकालूंगा मैं. mv माइनस mu किया जाएगा यहाँ पे. तो 0.2 kilograms, फाइनल वेलोसिटी इज 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 10. ये आंसर हो गया 4 2 8 यानी 0.8 न्यूटन सेकंड्स. लेकिन ये आंसर नेगेटिव आया. चेंज नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो मोमेंटम में चेंज आया है इस डायरेक्शन में, मोमेंटम लूज हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज. बिल्कुल मोमेंटम आपका लूज हुआ है. हालांकि पहले आपका पॉजिटिव आया था, जिसका मतलब ये था कि मोमेंटम गेन हुआ है. इसी तरह से आप नीचे कुछ केसेस देखते हैं. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, सही. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर. यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो लेट्स से 6 मीटर्स पर सेकंड. ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर्स पर सेकंड. जो मास है आपके पास वो वही 200 ग्राम्स. ठीक. अब देखो यहाँ पे जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो इसको 6 लिखना गलत है. आप लिखोगे इसको -6, सही. तो लिखोगे -6. रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरे बच्चे. लेकिन मोमेंटम का पॉजिटिव या नेगेटिव आना तो असल में सिर्फ ये बात बता रहा होता है कि भाई चेंज इन मोमेंटम का पॉजिटिव नेगेटिव ये बताता है कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है या मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है. अगर डेल्टा पी पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है तो वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताएगा, सही. अगर आपके पास चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है तो आपको ये बताएगा कि आपका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. लेकिन अगर आप मोमेंटम की अपनी वैल्यू को देखें कि अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ही बताएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के साइन की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव हो रही है. जैसे इस केस में अगर मैं देखूं तो मैं मोमेंटम अगर हर बॉडी का अलग अलग निकालूं तो लाजमी सी बात है कि वो पॉजिटिव आएगा मेरे पास.
अब अगर यहाँ पे हम देखें चेंज इन मोमेंटम को, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम इज एम वी माइनस यू करूंगा मैं, फाइनल वेलोसिटी इज देखो -10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज -6, साइन समेत रख के निकाला जाएगा। अक्सर हम गलती करते हैं इसमें साइन प्लेस नहीं करते, बगैर साइन प्लेस के सॉल्व करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसको तो 0.2 इंटू -10 + 6 ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -0.8 न्यूटन सेकेंड्स। ये आपके पास आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब देखो ये नेगेटिव में आया, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन में चेंज हुआ, जहां वो मूव कर रहा था मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज हुआ। तो एक तरह से कह लो कि आपके पास मोमेंटम इंक्रीज हो गया, मोमेंटम में इंक्रीमेंट आया, डेल्टा पी -9 इस साइड पे साइन के साथ से भी आपको पता चल रहा है मोमेंटम का चेंज किस तरह। इसी तरह से ये भी देख लेते हैं कि भाई अगर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही हो, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड हो, फाइनल वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड हो, सही, मास वही 200 ग्राम्स ऑब्जेक्ट का। अगेन डेल्टा पी एम वी माइनस यू से निकाला जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास है 0.2 किलोग्राम्स, फाइनल वेलोसिटी -2 है, इनिशियल वेलोसिटी -10 है, सही है। तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 8, ये हो जाएगा 1.6, प्लस आया ये। तो इस प्लस का मतलब ये है कि मोमेंटम का चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है। वो जहाँ पीछे की तरफ रहा था वो जहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में रहा था, लेकिन जो मोमेंटम का चेंज आया वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस डिफरेंट आते हैं। सवाल करवाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है इस वक्त कि आपको ये याद रहे, आप जब चेंज निकाल रहे हो तो साइन को कंसीडर करते हुए चेंज निकालना, साइन की कंसीडरेशन को छोड़े बगैर कभी भी चेंज मत निकालना, गड़बड़ हो जाएगी। अब इसी तरह एक पांचवा सवाल हम यह देख लेते हैं, वो भी आसान सा ही है लेकिन एक अच्छा सवाल है समझने के लिहाज से। अब यहाँ पे ये भाई आपका ऑब्जेक्ट था, ये वॉल की तरफ जाता है, स्ट्राइक करके रिबाउंड हो जाता है, सही है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 10 मीटर पर सेकंड थी, टकराने के बाद आपके पास लेट्स से थोड़ी सी एनर्जी ज़ाया हो गई, 8 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड हुआ, इसका मास 200 ग्राम्स आप कंसीडर कर सकते हो। तो आप जरा मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा इस बार। फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं एम वी माइनस यू। आप मुझे खुद बताइए व्हाट वुड बी द चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस। ठीक है फ्रॉम चसुहा
बिलाल आपकी जगह का वेट है। +3.6 -1 क्या मतलब? अच्छा न्यूटन से, अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया, लिखा आपने जिस तरह से। सही। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा मास है 0.2 किलोग्राम्स, फाइनल वेलोसिटी, अब देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस डिस्क्राइब नहीं की थी, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइंस नहीं लगाए थे, इसलिए नहीं लगाए थे ताकि आप खुद सोचो इस चीज को। तो भाई किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन को मिसाल के तौर पे पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लो, ठीक है। इसके मुताबिक जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि टकराने के बाद, कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज हो गया उसका, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी वो है 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी वो है -10। ये वेलोसिटीज हैं, ये साइन के साथ रखी जाती हैं, अब दोनों ने बगैर साइन के रख दिया, तो ये हो जाएगा 8 + 10 18, 18 2 36, तो ये हो जाएगा 3.6। बात समझ में आई कुछ? छोटी छोटी गलतियां हैं जो मोमेंटम के सवाल पे करते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल दिया, साइन लगाए बगैर दिया था ताकि देखूं कितने हाजिर दिमागी होंगे, हल्का सा स्लिप कर गए। ठीक है बेटा, तो इस चीज का ख्याल रखना, ये कभी भी बगैर साइन के मत अप्लाई कर देना इस चीज। पूरे पूरे जाते हैं, 16 साइन पे मार्क चले जाते हैं, साइन पे मार्क इस तरह से जाता है जैसे अगर चलो +3.6 आ रहा है, एक का -3.6 आ रहा है, तो इसका मसला नहीं है, क्योंकि आपने अगर फॉर एग्जांपल राइट को पॉजिटिव ट्रीट किया है तो उसने हो सकता है लेफ्ट को पॉजिटिव ट्रीट किया, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा है कि भाई जैसे अभी आंसर था 3.6, आप लोग दे रहे थे 0.9, वो गलत हो जाता है, वो 0.4 दे रहे थे आप, तो वो गलत हो जाता है, या आप साइन कंसीडर ही नहीं करते, बगैर साइन कंसीडर कर आंसर दे देते, उसमें तो आपका आंसर करेक्ट आ ही नहीं सकता था, तो वहां गड़बड़ होती है। ठीक है, इस तरह से हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे चेंज ऑफ मोमेंटम वगैरह को जज कर लिया कि मोमेंटम कहाँ कहाँ चेंज हो रहा होता है और कैसे चेंज हो रहा होता है। अच्छा, हमारे पास एस लेवल में दो किस्म के मोमेंटम से बैठे, एक आपके पास 1 डायमेंशनल मोमेंटम है और एक आपके पास 2 डायमेंशनल मोमेंटम, ठीक है। तो मैं 1 डायमेंशनल मोमेंटम और 2 डायमेंशनल मोमेंटम को थोड़ा सा अलग अलग पढ़ाऊंगा, पहले हम तमाम चीजें 1 डायमेंशन के लिहाज से देखेंगे और उसके बाद फिर ये है कि हम 2 डायमेंशन मोमेंटम के लिहाज से भी चीजों को कंसीडर करें। 2 डायमेंशन मोमेंटम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादा नहीं, तो वो आखिर के अंदर समझाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जरा टाइप्स ऑफ कोलिजन की। अगर हम टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के कोलिजन आते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अच्छा भाई, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? सबसे पहले तो ये कोलिजन को हमने जब टाइप्स लिखी हैं तो उसके टाइप्स के ऊपर बात हो जाए। देखिए इलास्टिक कोलिजन होती हैं आइडियल कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होती हैं आइडियल कोलिजन, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन होती है रियल कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में आप अज्यूम करते हो एनर्जी लॉस नाम की कोई चीज नहीं है,
नो सच थिंग एज एनर्जी लॉसेस। हर चीज बहुत अच्छी अच्छी है, आइडियल है, क्या नाम है, बोलते हो भाई देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में कहा जाता है कि देयर इज एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉस आपको मिलेगा। रेल कोलिजन है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जाया होगी। कौन कौन से ऐसे कोलिजन होते हैं जिनको इलास्टिक ट्रीट किया जा सकता है, इलास्टिक ट्रीट कर सकते हैं। अगर उसकी एग्जांपल्स देखें, इलास्टिक कोलिजन में collision between atoms, collision between neutral particles जैसे न्यूट्रॉन्स, इन चीजों के दरमियान में collision को इलास्टिक कंसीडर कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम लेवल में बात हो तो collision इलास्टिक बन सकता है। अदरवाइज collision को इलास्टिक कहना गलत हो जाता है। इसकी बेसिक वजह यही है कि भाई इतने छोटे लेवल के ऊपर तो एनर्जी लॉसेस आप इग्नोर कर सकते हो, इससे बड़े लेवल पे एनर्जी लॉस इग्नोर नहीं हो सकता। इससे हायर लेवल पे चले जाओ, एनर्जी लॉस सिग्निफिकेंट। और अक्सर ऐसी जगहों पे लिखा हुआ होता है हेड ऑन कोलिजन, जहाँ पे इलास्टिक का मामला होता है ना, तो अक्सर जगहों पे लिख दिया जाता है हेड ऑन कोलिजन। इन इलास्टिक की अगर बात करें हम, नॉट नेसेसरी सक्सेसफुल और नॉट, कोलिजन तो कोलिजन है, रिएक्शन थोड़ी करवाना है यहाँ पे, जरूरी थोड़ी है। बस दो चीजें आपस में टकरा के अगर एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो आप कह लो कि इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों में लेकर आ सकते हो, इररिस्पेक्टिव कि भाई वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। वो उससे वो केमिस्ट्री वाला ताल्लुक नहीं है इसमें। एग्जाम्पल्स ऑफ इनइलास्टिक अगर हम बात करें, ऐसे कोलिजन जिनमें इनइलास्टिक यानी नेचर एग्जिस्ट करता हो या जिसमें ये कहना गलत हो गया भाई एनर्जी लॉस हो ही नहीं सकता, तो ऐसे उसमें आप बात करते हैं कोलिजन बिटवीन लार्ज पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन लार्ज पार्टिकल्स जैसे बिलियर्ड बॉल्स हैं स्नूकर की, दो व्हीकल्स हैं कोलिजन हो रहे हैं, दो केबिन्स हैं, दो कार्ड्स हैं, कोई भी बड़े पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक, वो चीज आप इनइलास्टिक में लेकर आते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजन्स, अगर एक चीज डिसइंटीग्रेट होती है 5 6 8 10 2 3 कितनी भी चीजों के अंदर, सही, एक्सप्लोजन्स इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। जब भी एक्सप्लोजन होगा इनइलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी से वो सॉल्व हो रहा है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स स्टिक आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद कोलिजन परफॉर्म हुई, कोलिजन के बाद एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए बल्कि चिपक के रह गए, ज्वाइन हो गए, एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करना शुरू हो गए, कोलिजन के बाद एक साथ मूव करना शुरू हो गए। ऐसी कोलिजन्स भी सारी इनइलास्टिक हो। ये पहचान है कि आप देख के समझ जाओगे कोलिजन इलास्टिक है या कोलिजन इनइलास्टिक है। अगर लार्ज पार्टिकल से दरमियान कोलिजन हो रही हो, एक्सप्लोजन्स हो रहे हो, या दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं कोलिजन के बाद, ऐसी तमाम कोलिजन्स को आप इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। बस अगर छोटे छोटे एटम लेवल पे बात हो रही है या न्यूक्लियस लेवल के ऊपर बात, न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन खाली, न्यूक्लियस नहीं, क्योंकि प्योर न्यूक्लियस का मसला ये होता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इलास्टिक कोलिजन नहीं करेगा कभी। ऐसी चीजों को आप इनइलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में लेकर आ रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स, जहाँ न्यूट्रलिटी खत्म, फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, वहां से भी इनइलास्टिक। इस चीज के अंदर बिलाल लार्ज पार्टिकल्स में एनर्जी का लॉस सिग्निफिकेंट होता है ना बेटा, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जाया होगी, सिग्निफिकेंटली जाया होगी।
स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तो चलो बंदा इग्नोर कर सकता है भाई, बहुत माइक्रो जूल्स पिको जूल्स की फॉर्म में एनर्जी जाया हो रही है तो इनकंसिडरेट है, चलो जाने दो। बाकी चीजें तो ज्यादा हैं उसके मुकाबले में, इतना सा लॉस है तो इग्नोर है। लेकिन बड़े पार्टिकल्स तो दो गाड़ियां टकरा गई तो उसमें थोड़ी इग्नोर कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड होती हैं और कुछ चीजें जो इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड होती हैं। तो हमारे पास उनमें क्या क्या आता है भाई? सबसे पहले मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी। ये तीन चीजें, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब मैं समझाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है, तो परेशान मत होना, आगे पूरी इसी के ऊपर बात चलेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड है। सब चीजें कंजर्व्ड रहती हैं, कुछ भी आपका जाया नहीं होता। सही, कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद सब कुछ आपको एक जैसा मिलता है। नथिंग एट लॉस इन इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन जो आपका इन इलास्टिक कॉलिजन है, क्योंकि उसमें एनर्जी जाया होती है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, हीट की फॉर्म में जाया हो जाता है। लेकिन टोटल एनर्जी फिर भी कंजर्व ही रहेगी कि चलो अगर काइनेटिक नहीं तो हीट बन गई। एनर्जी तो पूरी तरह तो एलिमिनेट नहीं हुई ना फ्रॉम द यूनिवर्स, स्टिल एग्जिस्ट्स। स्टिल एग्जिस्ट्स। तो ये है हमारे पास और ये कंजर्वेशन हम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो कंजर्वेशन है ये हम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन मोमेंटम के क्वेश्चंस को। कभी कुछ कंजर्व हो गया, कभी कुछ कंजर्व हो गया, तो हम इक्वेशंस लगाते हैं, हम इनकी इक्वेशंस के ऊपर जाएंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई बात क्लियर करनी है तो वो पूछ ले। टाइप्स ऑफ कोलिजन में कोई बात है, टाइप्स ऑफ कोलिजन से पहले कोई बात मुकम्मल करनी है कि सर मोमेंटम के अंदर आप ये बात समझा दें। No, sir, it's fine. ठीक है। शहीर, इलास्टिक कोलिजन जो है ना वो एक आइडियल कोलिजन है, मतलब ऐसा कोलिजन कभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल क्यों है ये कोलिजन? No, it doesn't have to do anything with rubber bands. रबर बैंड्स में क्यों कोलिजन की बात आएगी? ये तो दो ऑब्जेक्ट्स अगर टकरा रहे हैं उनकी बात हो जाती है, या एक ऑब्जेक्ट ब्रेक हो रहा हो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, उसमें बात हो जाती है। नहीं 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 नहीं, वो वाला ये वाला मामला नहीं है। इलास्टिक कोलिजन का असल में इलास्टिक इसलिए बोला जाता है, ये चलो ये अच्छी बात तुम्हारे जहन में आ गई। इलास्टिक कोलिजन को इलास्टिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे अगर आपको याद हो, ओ लेवल्स के अंदर आप डिफॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ते थे, उसमें एक इलास्टिक रीजन होता था, एक प्लास्टिक रीजन होता था। इलास्टिक रीजन में होता था कि भाई अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते थे और छोड़ते थे, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाया करता, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती थी ना उसमें। बोलते थे भाई ये इलास्टिक जोन है, ये इलास्टिक लिमिट है। तो असल में इलास्टिक कोलिजन जो है ना, ये तमाम बातें आइडियली रखी जाती हैं। इस कोलिजन में जो पार्टिकल्स है ना वो बिहेव ऐसे करते हैं कि वो टकराएंगे और रिबाउंड कर जाएंगे। उनका कंप्रेस होना, हीट प्रोड्यूस करना, ये तमाम बातें नहीं होती। the particles they behave as solid spheres. उसमें लचक नहीं होती, ये कह लो। they don't generally deform much, कि बट टकराएंगे और टकराने के बाद अलग अलग हो रहे हैं तो उसमें पहले कंप्रेशन हुई। जैसे टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को एक वॉल पे अगर आप थ्रो करो, स्क्वॉश खेल लो, see, when you see the tennis ball is striking a floor, or when you see the tennis ball is striking a wall, what you see that before rebounding that ball compresses, squeeze होती है पूरी, फिर रिलैक्स होती है, उसके बाद रिबाउंड करती है।
सही है? ये ऐसे ऐसे कोलिजन्स जो हो रहे होते हैं ना, जब इस किस्म का मामला होता है, वो सब इनइलास्टिक में चले जाते हैं। इलास्टिक के अंदर हम बिहेव करते हैं कि जो बॉल है ना, वो स्टील की बॉल है, तो ये वो जाएगी, वो हिट करेगी और रिबाउंड मारेगी, उसमें कंप्रेशन वम्प्रेशन का कोई मामला नहीं। रिबाउंड करेगी मतलब ऐसा नहीं कि वो दीवार को तोड़ के निकल जाए, सही है, हम रिबाउंड की बात करते हैं इसमें भी, लेकिन हम ये चीज कंसीडर नहीं करते कि उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन है, उसकी इलास्टिसिटी हम बिल्कुल कह देते हैं कि भाई खत्म है, it's not going to squeeze in, it's not going to compress, it's going to behave as a solid, hard, rigid sphere, इस तरह से behave कर रही है। ये है असल में इलास्टिक और इनइलास्टिक के लिए फर्क, इसका वो रबर बैंड वाला मामला नहीं है। और कोई सवाल? गुड है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, क्योंकि हमने टोटल एनर्जी की तो कंजर्वेशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be converted from one form to another. This is something that we say from the law of conservation of energy. बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, लेकिन मोमेंटम की कंजर्वेशन कभी नहीं पड़ी। मोमेंटम की कंजर्वेशन क्या, मोमेंटम ही कभी नहीं पड़ा था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो इसको डिफाइन करने का एक रास्ता है। इसको डिफाइन करने का रास्ता ये है, मैं स्टेप बाय स्टेप वो पॉइंटर्स लिख देता हूँ जो पॉइंटर हमारे लिए जरूरी होते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, हो जाएंगे ठीक, टेंशन नहीं लो। फॉर एन the total momentum before collision equals the total momentum after collision. बिलाल, हमने इनइलास्टिक कोलिजन में बात की थी कि एनर्जी की वो ज़ाया हो जाती है ना बेटा, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती, वो कम हो जाती है। कोलिजन से पहले पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी आपके पास रिड्यूस हो चुकी है। उस चीज़ के ऊपर बात हो रही थी। तो फिर हमने जब देखा कि भाई कंजर्वेशन मोमेंटम की भी हो रही है, तो मोमेंटम की कंजर्वेशन का मतलब क्या है, उसको हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसको तीनों बातों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कोई थर्ड पार्टी फोर्स इन्वॉल्व है। दो पार्टिकल्स हैं, तीन पार्टिकल्स हैं, चार पार्टिकल्स हैं, जितने भी हैं वो आपस में कोलिजन करेंगे और कोलिजन करने के बाद सेपरेट हो जाएंगे। बाहर से कोई तीसरी फोर्स नहीं लगेगी, उनकी उस इफेक्ट को, उनके मूवमेंट को, उनके इस कोलिजन के ऊपर इफेक्ट होने वाली कोई भी चीज एक्सटर्नली मौजूद ही नहीं। सही, आपके पास कहीं पे भी किसी भी किस्म से कोई एनर्जी बोलो, कोई फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही जो उसकी कोलिजन के ऊपर इफेक्ट डाल। क्योंकि जब अगर मैं बोलूं भाई आइसोलेट हो गया यार ये बंदा सबसे, तो क्या मतलब होता है व्हेन आई से द पर्सन इज आइसोलेटेड, ये मतलब होता है ना कि ही इज नॉट मीटिंग अदर पीपल, ही इज जस्ट सिटिंग अलोन ऑन वन साइड, see no one else in the surrounding is like approaching him, nor he is approaching anyone, ये आइसोलेटेड हो गया, बस आइसोलेटेड रहता है, अलग अलग रहता है।
इसी तरह आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि अलग अलग सिस्टम है भाई, इसका बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं, बाहर का इससे कोई इंटरेक्शन, जो हो रहा है इसके अंदर हो रहा होगा, इसके अलावा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ग्रेविटी भी नहीं बेटा, नॉट इवन ग्रेविटी, उस डायमेंशन के अंदर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। अब अज्यूम करते हो कि जिस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में आप उसको एनालाइज कर रहे होगे वहां पे अज्यूम करोगे कि इसमें किसी चीज का असर नहीं, नॉट इवन ग्रेविटी, उसका भी आप इग्नोर कर देते हो। हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है और ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट हो रही है, वहीं पे कोलिजन हो रही है, फिर ग्रेविटी को देखा जाता है। लेकिन ऐसा अगर कोई सवाल आएगा तो मैं उस वक्त बता दूँ। बिलाल, आपका सवाल था कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है बट काइनेटिक अनकंजर्व्ड है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि टोटल एनर्जी के अंदर पूरे यूनिवर्स की तमाम एनर्जी कंटेंट आ जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी लूज हुई तो वो बदले में हीट बन गई ना, तो ज़ाया थोड़ी हुआ, कुछ खत्म थोड़ी हुआ। एग्जिस्टेंस तो अभी पूरी पूरी है एनर्जी की, बस पहले वो सब कुछ काइनेटिक में था, अब थोड़ा काइनेटिक है, थोड़ा हीट बन चुका है। लेकिन अगर तमाम एनर्जीज को जो कन्वर्ट हुई है अगर उनको ऐड करो, अभी भी वो उतनी ही होगी जितनी वो पहले था। तभी तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइसोलेटेड सिस्टम का मैं यहाँ लिख देता हूँ। No interaction of colliding bodies with the surrounding। से colliding bodies का सराउंडिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रही होगी उनके ऊपर सिवाय उस फोर्स के जो उनकी कॉलिजन के अंदर। अब एक चीज मुझे अभी एकदम से जहन में आई कि मैंने जिक्र नहीं किया आप लोगों से, अभी उसका जिक्र कर लेना चाहिए था। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूं। एक जरा फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स को डिफाइन किया जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही, हम पहले फोर्स पढ़ते थे इट इज अ पुश और अ पुल, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो पुश और अ पुल वाली डेफिनेशन अब अगर कोई बंदा लिखता है तो उसको कोई मार्क नहीं मिलेगा। सही, तो सारा मार्क्स आया हो जाएगा। एक मिनट, A2 वालों को जरा मैसेज कर दूं। ओह माशाल्लाह, बच्चों के ग्रेड चेंज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम लोगों के भी सबके ग्रेड चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आज कुछ बच्चों का मैसेज, अभी मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, उनका ग्रेड चेंज हो गया, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्शन हुआ था ना। जी सर, उम्मीद है ज्यादा अच्छा आ जाए। अब ए लेवल्स में हो रहे हैं, ओ लेवल्स में भी तो हो रहे हैं मेरे ख्याल से ग्रेड चेंज, ओ लेवल्स में नहीं हो रहे। नहीं नहीं हो रहा है, ओ लेवल्स में तो हो रहे हैं ना, ए लेवल्स भी और ओ लेवल्स भी। मेरे ख्याल से सबके ही हो रहे हैं शहीर, ओ वालों के भी होंगे। अब चलो अच्छी बात है यार, बिल्कुल A to A star इज इक्वली पॉसिबल अगर टीचर ने भेजा था तो। जिसका जो प्रेडिक्टेड गया था उसका वो प्रेडिक्टेड आएगा। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शेर तुम्हारा भी A से A स्टार हो जाएगा, वो जो एक A आया हुआ है ना इंग्लिश में। नहीं बिलाल, इंशाल्लाह उसका भी ग्रेड इंप्रूव हो जाएगा। दे आर प्लानिंग टू improve the grades
बढ़ा के देंगे। फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर कोई बोले कि ये कैसे, यहाँ वाकई में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, हाँ अभी आप देख लो, हम आपको बोल रहे हैं फोर्स is delta p by delta t, change in momentum with respect to time. इंशाल्लाह देखो चेंज इन मोमेंटम क्या है, mv माइनस यू, v माइनस यू ओवर टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। हो गया प्रूफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, डेल्टा v बाय डेल्टा टी जो है वो ma के बराबर आ रहा है और ma जो है वो फोर्स के बराबर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स, इसमें कोई शक नहीं। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का साइन होता है वो फोर्स की डायरेक्शन ये बताता है। द साइन फॉर चेंज इन मोमेंटम will tell the direction of force. वो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही बताएगा। सही, अब ये कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करेगा ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर जिक्र करूंगा। अभी A2 की क्लास का भी टाइम हो रहा है तो उनकी भी क्लास लेनी है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन की क्लास में इंशाल्लाह हम इसके साइन के ऊपर भी बात करेंगे और थोड़ी सी डिटेल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर और बात करेंगे। तो सर एक सवाल था कि जब सेंटर फिजिकली खुल जाएंगे तो आपकी डेज चेंज हो जाएंगे, यही रहेंगे? नहीं, डेज तो यही रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे डेज जो है ना मंडे और वेंसडे हो जाए। टाइमिंग्स अराउंड यही रहेंगी, डेज को मैं जरूर चेंज करूंगा। अल्लाह हाफिज़।